Hello everyone. Today we will study about ecosystem. This is the first part of ecology and plant geography. Ecosystem term को propose किया था G. Tanslin in 1935. Ecosystem is a basic fundamental functional unit of ecology which comprises of the biotic community and its abiotic environment. तो ecosystem term को दिया था G. Tanslin ने. इकोसिस्टम एक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की जिसमें कि हम इसके बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है नेचर की जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से और अपने इन्वायरमेंट से मीन्स ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। पहले तो इसको हम डिवाइड करेंगे दो तरह में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम होता है एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। सिमिलरली एक्वाटिक इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें भी नेचुरल इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम होता है। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दो तरह का होता है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड होता है आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम। फर्दर नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं वो 5 to 6 टाइप्स के होते हैं, लाइक माउंटेन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। एंड दिस डेजर्ट इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम एंड हॉट या वार्म डेजर्ट इकोसिस्टम। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम की तो ये दो तरह का होता है, क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम एंड गार्डन इकोसिस्टम। सिमिलरली अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो फिर ये दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम में और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम होता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में हमारा आ जाता है मैरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में, ओशन इकोसिस्टम, कोस्टल और ईस्टर्न इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम। एंड नेचुरल इकोसिस्टम के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो ये भी दो तरीके का होता है, फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम एंड स्टिल्ड वाटर इकोसिस्टम। रिवर एंड स्ट्रीम जो होती है वो फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। पॉन्ड, लेक एंड मास ये सब जो होते हैं ये स्टिल्ड वाटर में होते हैं क्योंकि इसमें वाटर मूविंग नहीं होता है। अगर हम बात करें एक्वेटिक, आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम की तो ये इसमें दो कैटेगरीज आती है, एक एक्वेरियम आता है और दूसरा होता है सीवेज इकोसिस्टम। तो ये रहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन, लाइक फॉरेस्ट होता है, ओशन हो गया, ग्रास लैंड हो गया, लेक्स, रिवर्स एंड डिजर्ट, ये नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किस रेडिएशन पे, किस एनर्जी पे, ये डिपेंड करते हैं सोलर रेडिएशन पे। और ये इकोसिस्टम जो होते हैं वो सोर्स होते हैं फूड, फ्यूल, फॉडर एंड मेडिसिन के। अगर हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो मैन मेड इकोसिस्टम तो सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, बट ये ऑल्सो डिपेंडेंट होता है फॉसिल फ्यूल पे। तो मैन मेड इकोसिस्टम में आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, अर्बन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। सिमिलरली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड और डेजर्ट आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की कंपोजिशन की। तो इकोसिस्टम में का जो कंपोजिशन होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट होते हैं, कंज्यूमर्स तो वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि या तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर वो कार्निवोरस होते हैं और ओमनिवोरस होते हैं। एंड डिकम्पोजर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि डेड एंड, जो कि वेस्ट थिंग्स होती हैं, डेड एंड डेड एनिमल प्लांट पार्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, टर्शरी और टॉप कंज्यूमर्स भी होते हैं। प्राइमरी
कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स होते हैं कि जो कि जिनका और मेन फूड ही प्लांट है, मीन्स दे डिपेंड ओनली ऑन प्लांट, तो वो हर्बीवोर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि हर्बीवोर्स को ईट करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर्स। एंड टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कार्निवोर्स को भी खा लेते हैं, इन सम केसेस वो हर्बीवोर्स को भी खा जाते हैं। तो टर्सरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर की, तो एबायोटिक फैक्टर्स में एयर होता है, सॉयल, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब होता है। तो ये है हमारे इकोसिस्टम के एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं एंड रेट्रीवर्स होते हैं एंड डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, देयर ओन फूड, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और जो भी हर्बी कंज्यूमर्स आते हैं सेकंड नंबर पे, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में पैरासाइट्स एंड डेट्रीवर्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते, वो किसी अदर होस्ट पे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और वो अपना फूड मटेरियल होस्ट से लेते हैं। एंड डेट्रीवर्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट करते हैं। लेफ्ट ओवर जो रहता है डेड मैटर्स, उस पे वे एक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो होते हैं डिफाइन किए जाते हैं स्पीसीज कंपोनेंट से, स्ट्रेटिफिकेशन से, स्टैंडिंग क्रॉप से एंड स्टैंडिंग स्टेट से। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। स्पीसीज कंपोनेंट्स, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स खाए जाते हैं उस इकोसिस्टम में वो उसके स्पीसीज कंपोनेंट होते हैं, वो उसका स्पीसीज कंपोजिशन हुआ। मोर डाइवर्स द स्पीसीज कंपोजिशन, मोर कॉम्प्लेक्स इज द इकोसिस्टम। स्ट्रेटिफिकेशन होता है जो कि वर्टिकल लेयर ऑफ प्लांट्स होती है। सपोज करिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो जो हाई राइज ट्री होंगे वो टॉप लेयर में होंगे, श्रब होंगे उनकी सेकेंड लेयर होगी, और नीचे छोटे छोटे जो प्लांट्स होंगे वो लोअर लेवल का। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन इज वर्टिकल लेयर्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स ऑफ प्लांट्स। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ बायोमास होता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट इकोसिस्टम। स्टैंडिंग स्टेट इज द, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उस इकोसिस्टम में वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट होती है। अगर हम बात करें स्पीसीज कंपोजिशन की अगर किसी इकोसिस्टम के, तो ये एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में वैरी करता है, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। तो हर इकोसिस्टम का एक पर्टिकुलर बायोटिक कम्युनिटी होती है जिसमें कि पर्टिकुलर स्पीसीज होती है। और मैक्सिमम स्पीसीज कंपोजिशन जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स में होता है, और मिनिमम स्पीसीज कंपोजिशन जो होता है वो डेजर्ट एंड आर्कटिक रीजन में होता है। तो किसी भी इकोसिस्टम का जो स्पीसीज कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफी, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ का मैक्सिमम स्पीसीज कंपोजिशन होता है, एंड डेजर्ट एंड आर्कटिक का मिनिमम स्पीसीज कंपोजिशन होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो वर्टिकल जोनेशन होता है इकोसिस्टम में, जो कि इंडिकेट करता है कि कैसे उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए कैसा फेवरेबल इन्वायरमेंट फेवरेबल है। फॉर एग्जांपल ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट, shrubs एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो जो हाई राइज ट्री होते हैं वो टॉप लेयर बनाते हैं,
उसके नीचे shrubs एंड हर्ब्स की लेयर होती है एंड ग्रासेस की लेयर होती है। तो स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है, स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से किसी भी इकोसिस्टम में लार्ज नंबर और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज ऑक्युपाई करती हैं। So it help in accommodation of large number and different types of plant species in the same area। एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट वैरायटी के प्लांट होंगे, कुछ की हाइट ज्यादा होगी, कुछ की हाइट कम होगी, किसी का कैनोपी एरिया बड़ा होगा, किसी का नैरो होगा। और ये it also provide a number of microhabitat and niches for various types of animal। तो जब इनका different types of stratification होगा तो इन ये different types of animals के लिए भी habitat provide करते हैं। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही कम होता है। लाइक डिजर्ट इकोसिस्टम में बहुत कम ट्री होगी, बहुत कम श्रब्स होंगे, प्लांट्स स्पीसीज कम होगी, तो वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही पुअर होगा। और सिमिलरली वहां पे एनिमल्स की स्पीसीज भी कम पाई जाएगी क्योंकि वो हैबिटेट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है, जो भी लिविंग बायोमास होता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट इकोसिस्टम। ये उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी एंड लग्जरियंस और ग्रोथ इंडिकेट करता है। मींस अगर स्टैंडिंग क्रॉप अच्छी है, इट मींस वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी प्रोडक्टिविटी एंड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है एक्सप्रेस की जाती है बायोमास पे और ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया में। मीन्स इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर और बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। A terrestrial ecosystem with high standing crop versus a forest, while the one with low standing crop occurs in grassland followed by the arid ecosystem। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है वहां पे स्टैंडिंग क्रॉप एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बहुत ज्यादा हो। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वहां पे बहुत ज्यादा स्टैंडिंग क्रॉप होती है एज कंपेयर टू जो क्रॉप्स ग्रासलैंड में होती है या एरिड इकोसिस्टम में होती है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट की स्टैंडिंग क्रॉप मैक्सिमम होती है। लेट्स स्टडी अबाउट स्टैंडिंग स्टेट। जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के स्टैंडिंग स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। तो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पर्टिकुलर टाइम में जो भी उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, वो उसका स्टैंडिंग स्टेट है। अगर प्रॉपर स्टैंडिंग स्टेट है तो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है। द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, रिलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होता है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और जो जो भी डेड एनिमल एंड प्लांट्स है उनका डिकम्पोजिशन भी प्रॉपर हो, और जो भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं और उनका डेड रिमेन्स का अच्छे से डिकम्पोजिशन हो, जिससे कि वो सॉइल में मिले और सॉइल से फिर फर्दर वो प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करें और फिर वो प्लांट्स के थ्रू फिर वो कंज्यूमर्स में चले जाए। मीन्स प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड तो फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर प्लांट है, सपोज करिए हमने प्लांट लिया है, प्लांट ने सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया, अब उस प्लांट को हर्बीवोर खाता है एंड हर्बीवोर कंज्यूम करता है डिफरेंट लेवल के कंज्यूमर्स, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स कंज्यूमर्स, एंड आफ्टर देयर डेथ एंड डिकेइंग फिर से वो न्यूट्रिएंट सॉइल में आते हैं और फर्दर फिर वो प्लांट्स के
थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो ये प्रॉपर साइक्लिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट की, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर एंड फाइनली फिर सॉइल में आया और सॉइल से फिर फर्दर ही प्लांट में गया। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर फ्लो और साइक्लिंग होती रहे न्यूट्रिएंट की। नेक्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है, जैसे कि रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, मीन्स जिस रेट पे सनलाइट प्लांट के थ्रू कैप्चर की जाती है एंड ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होता है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी बोली जाती है। एंड ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी richness in the species diversity. Productivity is of two types: primary productivity and secondary productivity. Primary productivity is the amount of biomass produced per unit area over a time period by plant. Means primary productivity जो होती है वो per unit area per unit time में जो भी बायोमास प्लांट प्रोड्यूस करता है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ये एक्सप्रेस की जाती है किलो कैलोरी में। ये दो तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मीन्स जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस by per unit area and per unit time, that is called gross primary productivity। and इस gross primary productivity से जो भी एनर्जी जनरेट हुई है, इसमें से जो एनर्जी प्लांट रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है उसको डिडक्ट करने पे जो एनर्जी बचती है, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। So net primary productivity, it is the amount of biomass which has been stored by green plants. The net primary productivity results in the accumulation of plant biomass which serve as the food of herbivores and decomposers. तो जो प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने एक्युमुलेट की थी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें से प्लांट जो रेस्पिरेशन में यूज करता है उसके बाद जो भी वो प्लांट स्टोर करता है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर्बीवोर्स के लिए एंड डिकम्पोजर्स के लिए फूड का काम करती है। सो एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर created by photosynthesis minus the rate of respiration and other productivity. So net primary productivity is equal to gross primary productivity minus respiration, that will be net primary productivity. For like this, net primary productivity is equal to gross primary productivity minus respiration losses. So GPR minus R is equal to net primary productivity. Secondary productivity is the amount of biomass synthesized by the consumer per unit area per unit time. Secondary productivity जो होती है वो consumers जो synthesize करते हैं per unit area and per unit time, that is called secondary productivity. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस फूड मटेरियल को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, और उस फूड मैटर को के ब्रेक डाउन से जो एनर्जी मिलती है उसको वो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज करते हैं। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट डिवाइडेड इनटू ग्रॉस एंड नेट अमाउंट। तो जो कंज्यूमर्स ने फूड मटेरियल ऑब्टेन किया इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसको रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं और उसको उस एनर्जी को वो डिफरेंट प्रोसेस लाइफ की प्रोसेसेस में डिफरेंट सेल एंड टिश्यूज के थ्रू यूज किया जाता है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस एंड नेट अमाउंट में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। Annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of the organic matter. Decomposition. Decomposition is the breakdown of organic complex compounds of dead bodies of plants and animals into simpler organic compounds. तो जो भी डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल को, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उसको
सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन जो होते हैं उस पर डिफरेंट, डिकम्पोजिशन में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट करते हैं। आफ्टर दैट डेट्रीवोर्स, जिसमें कि अर्थवर्म होता है, वो एक्ट करता है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो होती है वो फिजिकल भी होती है, फिजिकल प्रोसेस है, एज वेल एज केमिकल इन नेचर भी होती है। तो जो भी डेड एंड डिकिंग मैटर होता है उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट करते हैं, एंड डेट्रीवर्स लाइक अर्थवर्म भी एक्ट करते हैं। जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज केमिकल एक्टिविटी है। एंड डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ a smaller piece of dead organic matter or detritus by detritivores. Due to fragmentation, the surface area of detritus particle is greatly increased. जो भी डेड मैटर्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, उस पर डेट्रीवोर्स एक्ट करते हैं और उसको और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से सरफेस एरिया डेट्रिटस पार्टिकल की काफी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज द कैटाबोलिज्म। अब इस स्मॉल पार्टिकल जो कि आफ्टर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन हुआ है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ bacteria and fungi, and this process is called catabolism. So chemical conversion of detritus, that is the smaller particle that was obtained by fragmentation, is converted into simple inorganic substances with the help of bacteria and fungi, with the help of enzyme is called catabolism. अब ये जो फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे पीसेस थे उस पे बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट किए, मीन्स उनका एंजाइम एक्ट किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया है। So this simple and inorganic substance will leach down to deeper layer of soil. This process is called leaching. So water soluble substances formed as a result of decomposition are leached to deeper layer of the soil. This process is called leaching. Next is the humification. If decomposition lead to the formation of colloidal organic matter, that is called humus, the process is called humification. Humus is highly resistant to microbial action and undergoes extremely slow decomposition. It serves as a reservoir of nutrients. तो जो लीच करके सॉइल के नीचे चला गया, अगर डिकम्पोजिशन के बाद जो सब्सटेंस बनता है वो कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर होता है, मीन्स वो डार्क कलर का होता है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। अगर ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है तो वो हाईली रेजिस्टेंस होता है टू द एक्शन ऑफ माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन। बट ये रिजर्वायर होता है न्यूट्रिएंट का। मीन्स अगर ह्यूमिफिकेशन होता है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ह्यूमस बनता है ये डार्क कलर का होता है और इसमें जो होता है ये माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंस होता है, मीन्स इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत फास्ट एक्ट नहीं करती है, इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, बट ये एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। Next is the mineralization. Formation of simple inorganic substances like water and mineral is termed. डिकम्पोजिशन के बाद अगर सिंपल सब्सटेंसेस बन जाते हैं वाटर और मिनरल को, इसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे डेड पार्टिकल्स हैं, डेड पार्ट्स हैं प्लांट और एनिमल को, उस पे इन्वायरमेंटल कंडीशन है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर, ये सब एक्ट करते हैं। तो उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, कैटाबोलिज्म होता है। अब उसके बाद इसके दो प्रोसेसेस होती हैं। अगर ये कोलाइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है तो ये ह्यूमस होता है जो कि रिजर्वायर होता है न्यूट्रिएंट का, एंड ये स्लो डिकम्पोजिशन, इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। और अगर ये लीचिंग के थ्रू सॉइल के अंदर चला गया तो वो मिनरलाइजेशन हो गया, से CO2 बने, वाटर बने और डिफरेंट न्यूट्रिएंट बने। सो दिस इज द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। दिस इज द प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है, इसकी लीफ ग्राउंड पे आती है, फॉलन लीफ है जो कि कुछ को
एंड इंसेक्ट्स ने, एनिमल्स ने खा लिया है, तो वो फूड वेब में चली गई है। लाइक ये प्लांट की लीफ है, इसको किसी एनिमल ने खा लिया है, तो ये फूड वेब में गई इसको। और उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं जो सॉइल पे ही रह गए, उनका डिकम्पोजिशन हुआ और वो लीच करके सॉइल में चले गए। और अगर इसकी फूड वेब चेन में घुस इंटर करती है, तो इसके बाद ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो जाती है। एंड देन ये फूड वेब में घुसने के बाद डिफरेंट कंज्यूमर्स के थ्रू ये फाइनली फिर सॉइल में चली जाती है, एंड प्लांट फर्दर सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर होती है इकोसिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। देयर आर सम फैक्टर दैट अफेक्ट डिकम्पोजिशन। The rate of decomposition is dependent on many factors like chemical nature, temperature, availability of oxygen, moisture, ये सब। तो जो भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर सब पे डिपेंड करती है। Chemical nature of detritus, decomposition of detritus is slow if it contains chitin, tannin and cellulose। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर डेटिटस जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है लाइक काइटिन, टैनिन एंड सेलुलोज, तो वो स्लो होगा। अगर ये सिंपल सब्सटेंसेस है लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट है, तो इस पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो होगी, फास्ट होगी। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लाइक काइटिन, टैनिन एंड सेलुलोज, तो इनका डिकम्पोजिशन स्लो होगा। सिमिलरली अगर बहुत सिंपल सब्सटेंसेस है लाइक प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, तो इनका डिकम्पोजिशन कंपेरेटिवली फास्ट होगा। तो इफेक्ट क्या होता है मॉइस्चर, एरेशन, सॉइल पीएच का डिकम्पोजिशन पे। अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर अगर हेल्प में ईयर में प्रेजेंट है, एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर हेल्प इन क्विकर रिडक्शन इन मॉइस्चर रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो रिडक्शन ज्यादा होता है अगर एक ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है एयर में। अगर कोई ड्राई एरिया है लाइक, तो फिर वहां पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, लाइक डिजर्ट जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई। एक्सेस मॉइस्चर ऑल्सो इम्पीड्स तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन के लिए। अगर बहुत कम है तो भी डिकम्पोजिशन स्लो होगा, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो भी डिकम्पोजिशन कम होगा। एरेशन, एरेशन भी बहुत ही जरूरी है डिकम्पोजिशन के लिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स। अगर प्रॉपर एरेशन नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा। सिमिलरली सॉइल पीएच की बात अगर हम करें तो डेट्रीवोर्स जो होते हैं एसिडिक सॉइल में काफी कम होते हैं, और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी थोड़ी एसिडिक सॉइल में स्लो होती है। जो डेट्रीवर्स होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में और स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल में बेस्ट एक्ट करते हैं, बट हाई एल्कलाइन और हाईली एसिडिक सॉइल में इनकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। तो लाइकली डेट्रीवर्स आर abundant in neutral and slightly alkaline soils, while decomposers microbes are rich in neutral and slightly acidic soil। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन में। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अबव है, तो थोड़ा सा अबव है, तो डिकम्पोजर्स आर वेरी एक्टिव इन सॉइल हैविंग गुड मॉइस्चर एंड एरेशन। अगर टेम्परेचर 25 एंड अबव है और प्रॉपर एरेशन है, एंड प्रॉपर सॉइल में प्रॉपर एरेशन है और मॉइस्चर भी प्रॉपर है, तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रॉपर फुल डिकम्पोजिशन के लिए ओनली 3 to 4 मंथ ही रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है, सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं है, एरेशन भी बहुत कम है, लो टेम्परेचर है, सॉइल का एरेशन कम है, मॉइस्चर भी कम है, तो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है। और ये may take several years or even decades।
तो टेम्परेचर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन में। बहुत कम टेम्परेचर पे भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। टेम्परेचर के साथ साथ अगर सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छी है, मीन्स एरेशन प्रॉपर है, मॉइस्चर है, देन डिकम्पोजिशन विल बी एट गुड रेट। ओके, थैंक यू।